अरब सागर की काली लहरों पर भोर की पहली किरण के साथ एक लाल रंग की बेरेट तैरती हुई दिखाई दी। यह भारतीय नौसेना की पहली महिला डिविजनल कमांडर रियर एडमिरल अंजलि शर्मा का प्रतीक था, जो स्वयं अपनी अधीनस्थ इकाइयों का औचक निरीक्षण कर रही थी। उसी क्षण छुट्टी के कागजात हाथ में लिए एक महिला पेटी ऑफिसर प्रिया वर्मा के चेहरे पर गहरे नीले रंग का चोट का निशान चमक उठा। पेटी ऑफिसर, वहीं रुको। केवल एक वाक्य ने हवा को जमा दिया। अंजलि की आंखें किसी धारदार चाकू की तरह प्रिया के घाव में चुभ गईं। यदि यह प्रशिक्षण के दौरान लगी चोट होती तो उसे छिपाने का कोई कारण नहीं था, लेकिन कांपती हुई पुतलियां और धीमी होती सांसें हर झूठ को बेनकाब कर रही थीं। सच बताओ, मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूं। एक महान महिला जनरल का छोटा और दृढ़ वादा भोर के आकाश में गूंज उठा। उसी क्षण से उस बेस द्वारा छिपाया गया घिनौना अंधेरा उसकी लाल तलवार के नीचे बेरहमी से उजागर होने लगा। डिविजनल कमांडर के कार्यालय तक जाने वाला गलियारा सुबह का सूरज निकलने से पहले समुद्र की तरह शांत और अंधेरा था। खाली जगह में केवल 2 लोगों के कदमों की आहट गूंज रही थी। प्रिया वर्मा सीधी तनकर चलने के बजाय हर कदम पर कांप रही थी और रियर एडमिरल अंजलि शर्मा उसके कंधे को हल्के से सहलाते हुए चल रही थीं। ठंडी फ्लोरोसेंट लाइटें छत से झिलमिला रही थीं और नौसेना के नीले रंग से पुती दीवारों पर पुराने समय से रिश्ती नमी के काले धब्बे फैले हुए थे। प्रिया के हाथ में छुट्टी का बैग था और उसकी हथेलियां ठंडे पसीने से भीगी हुई थीं। जैसे ही कमांडर के कार्यालय का दरवाजा बंद हुआ, एक खामोशी छा गई। दीवार पर लगी भारतीय नौसेना के इतिहास की तस्वीरों ने माहौल को और भी भारी बना दिया। अंजलि अपनी बड़ी मेज के सामने खड़ी हुई, एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से प्रिया को सोफे पर बैठने का इशारा किया। सुनहरे नौसेना के प्रतीक चिन्ह के नीचे से आती हुई एक धीमी स्टैंड लाइट दोनों के चेहरों को रोशन कर रही थी। उस रोशनी में प्रिया का चोट का निशान और भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, जो दिल में चुभ रहा था। पेटी ऑफिसर, तुम्हारा नाम क्या है? प्रिया वर्मा। मैम। प्रिया, अब मैं जो भी पूछूं उसका बिना कुछ छिपाए जवाब देना। यह स्पष्ट कर दूं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। प्रिया ने अपनी उंगलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी नजरें नीचे कर लीं। उसके होंठ सफेद पड़ गए थे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। कुछ देर चुप रहने के बाद प्रिया के मुंह से जो पहला शब्द निकला वह कांप रहा था। प्रशिक्षण के दौरान गिर गई थी। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। मैंने अपने जीवन में अनगिनत नौसैनिकों को देखा है और मैं जानती हूं कि उन्हें कैसी चोटें लगती हैं। अंजलि की आवाज धीमी लेकिन स्टील की तरह दृढ़ थी। यह किसने किया? प्रिया के दांत किटकिटाने लगे। फिर जैसे अंदर कुछ टूट गया हो, उसके आंसू बहने लगे। चोट लगी। गाल पर आंसू पहुंचते ही उसकी आंखों के कोने दर्द से सिकुड़ गए। यह चीफ पेटी ऑफिसर सुनीता जोशी ने किया है मैम। अंजलि की आंखों में आग की लपटें उठीं, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू रखा। कारण, उन्होंने कहा कि मेरी आवाज बहुत धीमी है और सफाई ठीक से नहीं की गई थी। धीरे धीरे सिसकती हुई प्रिया ने फिर अपना मुंह खोला और रो पड़ी। इसके बाद जो बातें सामने आईं वे कल्पना से भी परे थीं। सुनीता जोशी का संबंध कंपनी कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर रोहन सिंह से था, इसलिए पूरी कंपनी में किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ आवाज उठाए। गोदाम के पीछे लकड़ी की सीढ़ियों के नीचे एक अंधेरी जगह में उसे 10 थप्पड़ मारे गए। उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया गया और फिर बूट पहने हुए पेट में लातें मारी गईं। मेज की पार्टी में दूसरे पुरुष नौसैनिकों को उकसाकर उसका मजाक उड़ाया गया कि वह एक महिला की तरह व्यवहार नहीं करती। प्रिया हर वाक्य के अंत में कांप उठती थी। हम सब डरते थे कि अगला नंबर किसका होगा, इसलिए सब चुप रहे। मुझे लगा कि अगर मैं थोड़ा और सह लूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। प्रिया ने अपना सिर झुका लिया, लेकिन अचानक उसकी आवाज भर्रा गई। मुझे डर था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई अपनी जान दे देगा। अंजलि ने अपनी पलकें झुका लीं और एक लंबी सांस छोड़ी। उनकी बाहों की नसें उभर आईं, लेकिन उन्होंने अपना गुस्सा नहीं दिखाया। इसके बजाय वह उठीं और प्रिया के सामने वाले सोफे पर बैठ गईं। उन्होंने अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर आगे की ओर झुकीं। आज के बाद जो कुछ भी हुआ है उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि इस बेस का हर व्यक्ति यह जान ले कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। प्रिया ने धीरे से अंजलि की आंखों में देखा। उन आंखों में डर से ज्यादा कुछ और था, वह विश्वास था। अंजलि ने इंटरकॉम उठाया।
बटन दबाते हुए उन्होंने प्रिया की ओर सिर हिलाया। मेडिकल ऑफिसर को बुलाओ और प्रोवोस्ट मार्शल कमांडर विक्रम राठौर को तुरंत रिपोर्ट करने के लिए कहो। फोन रखकर अंजलि ने फिर से प्रिया की ओर देखा। तुम अब छुट्टी पर नहीं बल्कि मेडिकल रेस्ट पर हो। इस बेस की सड़ी हुई जड़ों को मैं खुद उखाड़ फेंकूंगी। जब तुम वापस आओगी तो यह वह जहन्नुम नहीं होगा जिसे तुम जानती थी। प्रिया के कंधे धीरे धीरे ऊपर नीचे हुए और आखिरकार वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसका रोना उस भोर के अंधेरे में छिपी अनगिनत चीखों की शुरुआत थी। कमांडर के कार्यालय की खिड़की के पार पूर्वी आकाश धीरे धीरे धूसर से हल्के बैंगनी रंग में बदल रहा था। एक नया सूरज उगने में अब ज्यादा समय नहीं था। कमांडर विक्रम राठौर, प्रोवोस्ट मार्शल, आपातकालीन कॉल मिलने के 10 मिनट के भीतर डिविजनल कमांडर के कार्यालय के सामने पहुंच गए। शांति से सलाम करने के बाद जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अंजलि शर्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी सच्चाई बता दी। संक्षिप्त विवरण से ही कमांडर राठौर के चेहरे की मांसपेशियां तन गईं। भोर की शांत हवा वाले कमरे में दोनों ने धीमी आवाज में एक ऑपरेशन का कोडनेम तय किया और तुरंत कार्रवाई करने का फैसला किया। अंजलि ने कहा कि पीड़िता की सुरक्षा सबसे पहले है और उन्होंने खुद एक महिला मेडिकल ऑफिसर को फोन करके प्रिया वर्मा को मिलिट्री अस्पताल के एक विशेष कमरे में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल नौसेना पुलिस को नहीं सौंपा। एक साथी सरकार की अंजलि ने कहा जा सकता और एक महिला जांच अधिकारी सहित एक विशेष जांच दल सिट बनाने का आदेश दिया। कमांडर राठौर ने जवाब देने के बजाय अपनी आंखों से सहमति जताई, जैसे कोई राइफल तान रहा हो। सुबह के 5 बजे महिला नौसैनिकों के क्वार्टर का गलियारा अभी भी अंधेरा था। विशेष जांच दल के 15 सदस्य चुपचाप इमारत में घुस गए। जैसे ही प्रवेश द्वार का सेंसर लाइट जला, पहले कमरे से बाहर निकलने वाला एक नौसैनिक चीखते चीखते वहीं जम गया। नौसेना पुलिस ने सबसे पहले चीफ पेटी ऑफिसर सुनीता जोशी के बिस्तर को सील कर दिया। जब उसकी स्टील की अलमारी खोली गई तो एक कागज के लिफाफे में छिपे 2 मोबाइल फोन, एक नोटबुक और पहनने के लिए प्रतिबंधित एक सोने का कंगन मिला। नोटबुक में तारीख के अनुसार नाम और रेटिंग लिखी हुई थी। जिन नामों के आगे 2 से कम स्टार थे, उनके बगल में चौथे सप्ताह तक 30 पेनल्टी पॉइंट, पूरी टीम के साथ अतिरिक्त ड्रिल जैसे नोट्स लिखे हुए थे। उसी समय कंपनी कमांडर के कार्यालय में भी बत्तियां जल गईं। लेफ्टिनेंट कमांडर रोहन सिंह, जो अभी भी पिछली रात के नशे से पूरी तरह बाहर नहीं आए थे, एक नक्शे को देख रहे थे जब अचानक नौसेना पुलिस को देखकर घबरा गए और फोन ढूंढने लगे। लेकिन इससे पहले कि वह रिसीवर उठाते, कमांडर विक्रम राठौर ने कमरे में कदम रखा। यह फोन नौसेना मुख्यालय तक जाता है, लेकिन अभी यह कहीं नहीं जाएगा। रोहन सिंह ने आंखें तरेरी। उसने अपने परिवार में एक सेवानिवृत्त जनरल का हवाला देकर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन कमांडर राठौर के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। जल्द ही 2 नौसेना पुलिसकर्मियों ने रोहन सिंह की मेज की दराज से एक नाटक के 2 टिकट और निमंत्रण पत्र वाला एक लिफाफा निकाला। भेजने वाली सुनीता जोशी थी और तारीख पिछले महीने का एक सप्ताहांत था। रोहन सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। जैसे ही सूरज उगा, नौसेना पुलिस की पूछताछ कक्ष में पहले से ही 3 महिला गैर कमीशन अधिकारी स्वेच्छा से अपनी गवाही देने के लिए मौजूद थीं। उन्होंने एक स्वर में कहा, हम इसी दिन का इंतजार कर रहे थे, और फोन रिकॉर्डिंग और गुप्त रूप से बनाए गए वीडियो फुटेज सौंप दिए। अंजलि ने मेडिकल रिपोर्ट के माध्यम से प्रिया को लगी चोटों के निशान और मानसिक आघात के संकेतकों की पुष्टि की, और उन्हें गहराई से समझ में आया कि पीड़ित गवाही देने से क्यों हिचकिचा रहे थे। सुबह 9 बजे ऑडिटोरियम में बुलाए गए सभी अधिकारियों ने मंच के केंद्र में खड़ी लाल बैरेट वाली डिविजनल कमांडर को देखा। अंजलि की आवाज बिना माइक्रोफोन के भी दर्शकों की आखिरी पंक्ति तक पहुंच रही थी। हम भारतीय नौसेना का हिस्सा हैं। हमारा अस्तित्व कमजोरों की रक्षा के लिए है। आज के बाद जो कोई भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेगा, उसे माफ नहीं किया जाएगा। हमेशा मजबूत रहने वाली उसकी आवाज का अंत थोड़ा कांप गया। यह गुस्सा नहीं, बल्कि एक साथी नौसैनिक होने के नाते महसूस की जाने वाली गहरी शर्म थी। उस कंपन ने इसके बजाय एक मजबूत लहर के रूप में फैलकर पूरे ऑडिटोरियम को अपनी चपेट में ले लिया। अधिकारियों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ को वे छोटी छोटी चीखें याद आईं जिन्हें उन्होंने अनसुना कर दिया था। कमांडर विक्रम राठौर ने ऑडिटोरियम के पीछे चुपचाप रिपोर्ट को बंद कर दिया।
अभी तो केवल पहली जांच शुरू हुई थी, लेकिन 6 मोबाइल फोन, 4 गुप्त खाते और मारपीट और जबरन वसूली के सबूत वाली दर्जनों तस्वीरें पहले ही बरामद हो चुकी थीं। उन्होंने तुरंत जांचकर्ताओं को बुलाकर विस्तृत कार्य सौंपे। जैसे ही ऑडिटोरियम में अधिकारियों की सभा समाप्त हुई, अंजलि ने लेफ्टिनेंट कमांडर रोहन सिंह और चीफ पेटी ऑफिसर सुनीता जोशी को अलग अलग कमरों में ले जाने का आदेश दिया। रोहन सिंह लगातार यह तर्क देता रहा कि उसने सीधे तौर पर मारपीट में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन अंजलि ने उसकी आंखों के सामने दस्तावेजों का एक बंडल फेंक दिया। चुप रहना भी अपराध है। दस्तावेज के शीर्ष पर पीड़ित के हाथ से लिखा हुआ बयान था और उसके नीचे गुमनाम ईमेल की परतें थीं। सुनीता जोशी व्यंग्यात्मक रूप से हंसी और अंत तक अपने अपराध से इनकार करती रही, लेकिन जब एक जांचकर्ता ने उसके मोबाइल फोन का लॉक खोलने के लिए कहा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। जब एक छोटे स्पीकर को सजावटी कैबिनेट में रखी यूनिट की तस्वीर के सामने रखकर एक रिकॉर्डिंग चलाई गई तो मेज पार्टी में गालियां और धमकियां देती हुई उसकी आवाज साफ सुनाई दी। पूछताछ कक्ष के बाहर नौसेना पुलिसकर्मी कतार में खड़े थे। गलियारे की खिड़की से आती सुबह की धूप ने फर्श पर सलाखों जैसी परछाइयां बना दी थीं। उस परछाई के अंत में खड़ी अंजलि शर्मा ने अपनी आंखें बंद कीं और फिर खोलीं और मन ही मन बुदबुदाई, नौसेना को फिर से जन्म लेना होगा। दूर से बेस का बिगुल बजा, लेकिन आज का बिगुल सामान्य से अलग, एक अटल चेतावनी की तरह लग रहा था। अब बेस को हिला देने वाली एक बड़ी सफाई शुरू हो गई थी। कमांडर विक्रम राठौर के नेतृत्व में विशेष जांच दल ने उस दिन दोपहर तक एक व्यापक ऑनसाइट जांच शुरू की। पहला लक्ष्य क्वार्टरों के हर कोने में बचे सबूत और गवाहों के बयान इकट्ठा करना था। महिला क्वार्टरों के गलियारों, शॉवर रूम के लॉकरों के पीछे और अंधेरे रास्तों पर पीली पुलिस लाइनें बिछाई गईं। क्वार्टरों की खामोशी को रबर के दस्तानों की सरसराहट, कैमरे के शटर की आवाज और रिकॉर्ड कीपर के कागज पलटने की तीखी आवाज ने तोड़ दिया। एक दीवार पर बूट से बने निशान, सामान निरीक्षण के दौरान फेंके गए धातु के रसोई के बर्तनों से बने खरोंच और वॉशरूम के नाले के पास मिले खून के छोटे छोटे धब्बे, सब कुछ एकत्र कर लिया गया। जैसे ही फॉरेंसिक टीम ने लुमिनोल स्प्रे किया और फ्लोरोसेंट लाइटों को चालू बंद किया, फर्श और दीवारों पर हल्की नीली चमक निशान की तरह उभर आई। वहां वर्षों से चली आ रही हिंसा के निशान परत दर परत जमे हुए थे। दोपहर 2 बजे तक पूछताछ कक्ष में पीड़ित महिला नौसैनिकों के अतिरिक्त बयान जमा होते रहे। रेटिंग नोटबुक में जिनके नाम थे, उन पेटी ऑफिसर्स और महिला नाविकों ने हिम्मत दिखानी शुरू कर दी। एक अजीब खामोशी के बीच किसी ने कांपती आवाज में बताया कि कैसे उसे नाइट वॉच के दौरान कुर्सी से धक्का दिया गया था, जबकि दूसरी ने अपने हाथों को भींचते हुए उस रात को याद किया जब उसे बैरक का हीटर बंद न करने के कारण बर्फीले पानी से नहाने के लिए मजबूर किया गया था। सबसे डरावना चीफ पेटी ऑफिसर नहीं, बल्कि आसपास के वरिष्ठ थे। एक पीड़िता ने सिसकते हुए कहा, वे हमें बचाने के बजाय हमारे साथ हंसते थे, क्योंकि अगर हम पर निशाना साधा गया तो अगला नंबर हमारा हो सकता था। उस एक वाक्य ने कमरे में भारीपन ला दिया। जांचकर्ता सिर झुकाकर अपनी कलम से मेज पर थपथपाते रहे। इस बीच लेफ्टिनेंट कमांडर रोहन सिंह और चीफ पेटी ऑफिसर सुनीता जोशी को अलग अलग पूछताछ कक्षों में रखा गया था। एक दूसरे से संपर्क टूटते ही दोनों ने बिल्कुल अलग अलग तरीकों से प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। रोहन सिंह ने अपने वरिष्ठों के माध्यम से मामले को दबाने की कोशिश की और एक वकील को नियुक्त करने का प्रयास किया, जबकि सुनीता जोशी ने इसे लैंगिक संघर्ष का रूप देने की कोशिश की, यह दावा करते हुए कि पुरुष वरिष्ठ महिला नौसैनिकों से जलते हैं और यह एक झूठा आरोप है। लेकिन कमांडर राठौर पहले ही बेस के आंतरिक नेटवर्क और व्यक्तिगत मैसेंजर रिकॉर्ड को जब्त कर चुके थे और उन्हें पुनर्प्राप्त कर रहे थे। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, डिजिटल फॉरेंसिक अधिकारी कमांड कंट्रोल रूम में दौड़ा। पुनर्प्राप्त फाइलों में एक तस्वीर थी जिसमें सुनीता जोशी ने अपनी दीर्घकालिक सेवा मूल्यांकन शक्ति का दुरुपयोग करते हुए कुछ नामों के आगे लाल निशान लगाए थे और उसे रोहन सिंह को भेजा था। इन लोगों को छुट्टी और ड्यूटी से हटा दो। कल रात अधिकारियों की मेज पार्टी से पहले इन्हें एक मानसिक प्रशिक्षण सत्र देना होगा। संदेश पढ़कर कमांडर राठौर का चेहरा सख्त हो गया। उस वाक्य का मतलब केवल एक निर्देश नहीं था, यह जानबूझकर और योजनाबद्ध हिंसा थी। सबूत पर्याप्त थे।
अगली सुबह रियर एडमिरल अंजलि शर्मा ने जांच रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ने के बाद सीधे नौसेना मुख्यालय के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई। स्क्रीन पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारी आश्चर्यजनक रूप से जल्दी सहयोग करने के लिए सहमत हो गए। हाल ही में रक्षा प्रतिकर आधा मंत्रालय ने दुर्व्यवहार को समाप्त करने के लिए एक विशेष निर्देश जारी किया था और अगर इस घटना को दबाया जाता तो जनता का गुस्सा भड़कना तय था। यह भी सूचित किया गया कि रक्षा मंत्रालय के मानवाधिकार जांचकर्ता भी घटनास्थल पर भेजे जा सकते हैं। उसी समय बेस के सैनिकों के बीच बेचैनी फैल गई। रोल कॉल के समय सुनाई देने वाले कुख्यात नारे बंद हो गए थे और क्वार्टरों की बत्तियां जल रही थीं, लेकिन गहरा बैठा डर आसानी से नहीं मिट रहा था। कुछ वरिष्ठ सैनिकों ने नौसेना पुलिस स्टेशन जाकर अतीत में अपनी उदासीनता के लिए खुद को दंडित करने की मांग करते हुए बयान दर्ज कराए और कुछ अधिकारियों ने स्वेच्छा से अपने मोबाइल फोन सौंप दिए और डिविजनल कमांडर से माफी मांगते हुए पत्र लिखे। कमांडर विक्रम राठौर ने इस गति को नहीं खोया। उन्होंने गवाही रिले नामक एक संस्थागत प्रणाली बनाई और पीड़ितों, गवाहों या शामिल होने की परवाह किए बिना स्वतंत्र रूप से बयान देने के लिए दिन में 4 बार का समय निर्धारित किया। इसके लिए धन्यवाद। पहले दिन अज्ञात आपूर्ति, प्रशासन और यहां तक कि नागरिक कर्मचारियों से भी 100 से अधिक पिछली घटनाओं का खुलासा हुआ। जैसे ही सबूतों की झड़ी लगी, सुनीता जोशी ने आखिरकार अपना सिर झुका लिया। जब उसने जांचकर्ता के सामने एक वाक्य कहा, मैंने गलती की, तो उसकी बुलंद आवाज एक पतले कागज की तरह कांप रही थी। लेफ्टिनेंट कमांडर रोहन सिंह भी अब मेज के नीचे अपने हाथ नहीं कांप सका। उसके ऊपर वरिष्ठों की हिंसा को नजरअंदाज करने और मेज पार्टियों में उदासीन रहने के लिए सत्ता के दुरुपयोग और मारपीट में सहायता करने के आरोप जोड़े गए। डिविजनल कमांडर के कार्यालय में पश्चिमी हवाओं के साथ बारिश हो रही थी। खिड़की से टकराती बारिश की बूंदें एक छोटे झरने की तरह बह रही थीं। अंजलि शर्मा ने गीले शीशे में अपना चेहरा देखते हुए धीरे से कहा, नौसेना अपनी ताकत के लिए जानी जाती है, लेकिन उस ताकत में हिंसा कभी शामिल नहीं होनी चाहिए। जैसे ही उसने यह कहा, फोन की घंटी बजी। यह सूचना थी कि रक्षा मंत्रालय के 15 जांचकर्ताओं की एक टीम दोपहर में पहुंचेगी। अंजलि ने जल्दी से बेस के इंट्रानेट पर एक नोटिस संशोधित किया। आज से सभी सैनिक सभी गतिविधियों और प्रशिक्षण को रोक देंगे। मानवाधिकार, संरक्षण, शिक्षा और दुर्व्यवहार के मामलों पर शिक्षा पूरे बेस में लागू की जाएगी। जैसे ही आदेश जारी हुआ, बेस के स्पीकर से बजने वाला सैन्य संगीत बंद हो गया। दोपहर 2 बजे सभी सैनिक की ग्वैंड के फर्श पर दूरी बनाकर बैठ गए। कमांडर विक्रम राठौर ने माइक संभाला। उनका हाथ घबराहट से कांप रहा था, लेकिन उनकी आवाज दृढ़ थी। हमारी 1 सेकंड की उदासीनता एक सहकर्मी के जीवन भर का घाव बन गई। आज हम इस चुप्पी की शर्म को खत्म करते हैं। इसके बाद रियर एडमिरल अंजलि शर्मा ने माइक संभाला। वह मंच पर नहीं चढ़ी, वह फर्श पर सैनिकों के साथ खड़ी हुई, उनसे आंखें मिलाईं और बोलना शुरू किया। नौसेना की ताकत कमजोरों को कुचलकर हासिल नहीं की जाती है। असली ताकत खुद को नियंत्रित करने और सही के लिए खड़े होने का साहस है। आज से मैं तुम्हारे दिलों में पनप रहे डर से लड़ूंगी। सैकड़ों आंखें हिल गईं। उस दिन थियुग्वान की छत एक विस्फोटक चुप्पी से गूंज रही थी। बाहर बारिश की आवाज रेत के दानों की तरह गिर रही थी और सैनिकों के दिलों में कुछ गर्म उबल रहा था। किसी ने गहरी सांस ली और सिसकने लगा और किसी और ने अपनी मुट्ठी भींचकर अपना सिर उठाया। उसी क्षण बेस के स्पीकर से अचानक एक साथी नौसैनिक द्वारा रिकॉर्ड की गई तुरही की धुन बजने लगी। यह न तो कोई सैन्य संगीत था और न ही कोई मार्चिंग गीत, बल्कि एक भावुक धुन थी। अंजलि ने उस धुन के साथ धीरे धीरे सलामी दी। यह एक माफी और एक वादा है, उसने धीमी आवाज में घोषणा की। हम फिर से जन्म लेंगे। थियुग्वान में मौजूद सभी सैनिक एक साथ उठे। उन्होंने डिविजनल कमांडर को सलामी दी और अब अपनी आंखें नहीं चुराईं। छोटे लेकिन दृढ़ संकल्प की एक लहर की तरह फैल गई। इस तरह एक बड़ी सफाई न केवल बेस के भीतर बल्कि हर किसी के दिल में भी शुरू हुई। रात होने तक थियुग्वान की बत्तियां जलती रहीं। एक ही दिन में बेस ने अपने छिपे हुए घावों का सामना करना सीख लिया था और अंधेरे के अंत में एक बहुत ही हल्की सुबह की रोशनी देख रहा था। जैसे ही रक्षा मंत्रालय के जांचकर्ता पहुंचे, बेस ने एक बार फिर अपनी सांसें रोक लीं।
जब ग्रे सूट पहने जांचकर्ता नौसेना पुलिस के मार्गदर्शन में मुख्यालय की इमारत में दाखिल हुए तो एक ऐसी खामोशी छा गई जैसे कोई ठंडी हवा गलियारे से गुजरी हो। जांचकर्ताओं ने पहले क्वार्टरों और पूछताछ कक्षों में सबूतों की संरक्षण स्थिति की जांच की और फिर पीड़ितों और अपराधियों के बीच कोई भेदभाव किए बिना व्यक्तिगत साक्षात्कार किए। साक्षात्कार कक्ष के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे सैनिक चुपचाप बैठे थे और उनके चेहरों पर तनाव, अफसोस और एक अप्रत्याशित राहत का मिश्रण था, जिसमें पुराना अपराध बोध धीरे धीरे पिघल रहा था। रियर एडमिरल अंजलि शर्मा जांचकर्ताओं के साथ नहीं गईं। इसके बजाय उन्होंने नौसेना पुलिस के स्थिति कक्ष की एक दीवार पर एक बड़ा व्हाइट बोर्ड लगवाया और जांच की प्रगति की निगरानी करते हुए खुद एक प्रगति चार्ट बनाया। पीड़ित सुरक्षा उपाय, अस्थायी अलगाव लक्ष्य, साक्ष्य विश्लेषण अनुसूची और रक्षा मंत्रालय की अंतिम ब्रीफिंग का समय सभी को स्पष्ट रूप से व्यवस्थित किया गया था और एक लाल कलम लगातार चलती रही। हर बार जब अंजलि ने अपनी कलम दबाई तो एक मोटी रेखा खींची गई और हर कोई जो इसे देखता था सिर हिलाता था और अपने सौंपे गए कार्यों की फिर से पुष्टि करता था। जैसे जैसे दोपहर ढलती गई, पहली रक्षा मंत्रालय की ब्रीफिंग मुख्यालय के मुख्य सम्मेलन कक्ष में हुई। पत्रकारों को अंदर नहीं आने दिया गया, लेकिन एक बड़ा ऑनलाइन प्रसारण किया गया ताकि अन्य इकाइयों के कमांडर भी वास्तविक समय में स्थिति देख सकें। जांचकर्ता द्वारा तैयार की गई प्रस्तुति में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, योजनाबद्ध हिंसा, सत्ता का दुरुपयोग और बेस में संस्थागत उदासीनता। रिपोर्ट समाप्त होने के बाद एक वरिष्ठ अधिकारी ने भारी आवाज में कहा, नौसेना की भावना कभी भी हिंसा को छिपाने पर नहीं बनाई जा सकती। इस मामले को पूरे सशस्त्र बलों के लिए एक शैक्षिक सामग्री के रूप में अपनाया जाएगा और सभी सैनिकों के लिए दुर्व्यवहार को समाप्त करने का एक स्पष्ट उदाहरण बनेगा। उस बात पर अंजलि शर्मा उठी और सलामी दी। उस रात क्वार्टरों के गलियारे की बत्तियां बंद होने का समय बीत जाने के बाद भी जलती रहीं। पीड़ितों ने मेडिकल यूनिट के परामर्श अधिकारियों के साथ बैठकर मनोवैज्ञानिक परामर्श प्राप्त किया और परामर्श समाप्त होने के बाद भी उन्होंने अपने कमरे के साथियों के साथ चुपचाप बात की। कभी कभी रोने की आवाज आती थी और वे एक दूसरे की पीठ थपथपाते और चुपचाप हाथ पकड़ते थे। दरवाजे के बाहर से यह सब देखते हुए अंजलि शर्मा ने एक गहरी सांस ली और बिना दस्तक दिए धीरे से दरवाजा खोला। आश्चर्यचकित आंखें उसकी ओर मुड़ी, लेकिन उसने धीरे से अपना सिर झुकाकर प्रणाम किया। तुम्हारी हिम्मत ने हमारी नौसेना को बचाया, मुझे खेद है और धन्यवाद। एक पल के लिए खामोशी छा गई और फिर किसी ने सिसकते हुए झुककर प्रणाम किया। फिर एक के बाद एक सैनिक अपनी जगह से उठे, एक पंक्ति में खड़े हो गए और डिविजनल कमांडर को पूरी गंभीरता से सलामी दी। यह देखकर अंजलि की आंखें लाल हो गईं, लेकिन उसने आंसू नहीं दिखाए। इसके बजाय उसने एक और वाक्य जोड़ा, आज के बाद नौसेना तुम्हारे सपनों के अनुरूप फिर से जन्म लेगी। इस बीच अधिकारियों की एक बैठक भी देर से बुलाई गई। अंजलि सम्मेलन कक्ष के केंद्र में खड़ी हुई, अधिकारियों को अपने चारों ओर खड़ा किया और अपने हाथ में एक लिफाफा मेज पर रख दिया। लिफाफे में सुनीता जोशी और रोहन सिंह के अपराधों का सारांश, नौसेना पुलिस की जांच रिपोर्ट और जांचकर्ताओं के साक्षात्कार के रिकॉर्ड भरे हुए थे। उसने लिफाफा खोला और उसके अंदर के सभी कागजात मेज पर बिखेर दिए। ये कागजात उस शर्म की याद दिलाते हैं जिसे तुम सभी को याद रखना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी यहीं खत्म नहीं होती। उसने कागजों के ढेर पर अपनी हथेली रखी। इस क्षण से जो लोग चुप रहने का अपराध करते हैं उनका भी कड़ाई से मूल्यांकन किया जाएगा। अगले 6 महीनों के लिए मानवाधिकार संरक्षण और हिंसा की रोकथाम के प्रदर्शन को अधिकारी मूल्यांकन में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। एक भी उदासीनता का कोई बहाना नहीं होगा। अधिकारियों के बीच से हल्की आहें निकली, लेकिन अंजलि ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी घोषणा जारी रखी। अगर तुम्हें आपातकालीन पोस्टिंग और प्रदर्शन मूल्यांकन से डर लगता है तो डरो। तुम्हें हर दिन रिपोर्ट लिखनी होगी जब तक कि वह डर अपने साथियों की रक्षा करने की हिम्मत में न बदल जाए। नौसेना का न्याय किताबों में नहीं बल्कि कार्रवाई में मौजूद है। बैठक समाप्त होने के बाद कुछ अधिकारी अंजलि के पास आए और हमें वास्तव में खेद है कहकर अपना सिर झुकाया। उनकी आवाज में केवल जीवित रहने के लिए एक औपचारिक माफी नहीं बल्कि शर्म और संकल्प का मिश्रण था। अंजलि ने केवल सिर हिलाया और प्रत्येक के कंधे को हल्के से थपथपाया। उसी समय एक बेस संस्कृति सुधार टास्क फोर्स का गठन किया गया।
इसमें मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता, मानवाधिकार विशेषज्ञ, शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक और यहां तक कि एक सैन्य पादरी भी शामिल थे। उन्होंने क्वार्टरों की संरचना में सुधार के लिए निर्माण सैनिकों के साथ सहयोग किया, रिपोर्टिंग प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए एक गुमनाम ऐप के विकास को बढ़ावा दिया और रोकथाम शिक्षा के बजाय उन्होंने भूमिका नाटकों पर आधारित अनुभवात्मक शिक्षा तैयार की ताकि सैनिक सीधे दुर्व्यवहार की स्थितियों का अनुभव कर सकें और समाधानों पर चर्चा कर सकें। कुछ दिनों बाद प्रिया वर्मा की सैन्य अस्पताल की जांच के परिणाम आए, जिसमें कोई गंभीर चोट नहीं थी, लेकिन तनाव प्रेरित चिंता विकार का प्रारंभिक निदान किया गया। जब मेडिकल यूनिट के एक अधिकारी ने परामर्श सामग्री की रिपोर्ट की तो अंजलि ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। 30 दिनों की लंबी चिकित्सा छुट्टी, वापसी पर पुनर्मूल्यांकन। दस्तावेज नीचे रखते ही अंजलि ने मेडिकल अधिकारी से अनुरोध किया, लौटते समय प्रिया को यह दे देना। उसने एक छोटा मुड़ा हुआ हाथ से लिखा पत्र दिया। पत्र में केवल एक छोटा वाक्य था, जितने आंसू तुमने बहाए हैं उतने ही हम मजबूत बनेंगे। अपने डर को छोड़ दो और इस छुट्टी का असली छुट्टी की तरह आनंद लो। पत्र जल्द ही अस्पताल के बिस्तर के तकिए पर रखा गया था। प्रिया ने धीरे धीरे पत्र खोला, उसे पढ़ा और चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं। सफेद बिस्तर पर आंसू के धब्बे फैल गए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि राहत के थे। समय तेजी से बीत गया और शुरुआती शरद थतु की सुबह आ गई। रक्षा मंत्रालय की अंतिम जांच के परिणाम घोषित होने के दिन बेस के मुख्य द्वार के सामने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। जैसे ही कैमरे के फ्लैश चमके, अंजलि शर्मा भारतीय नौसेना के झंडे की पृष्ठभूमि में मंच पर चढ़ी। उसके पीछे प्रोवोस्ट मार्शल कमांडर विक्रम राठौर, एक महिला मेडिकल ऑफिसर और एक मानवाधिकार विशेषज्ञ खड़े थे। अंजलि ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक दस्तावेज खोला। एक नौसेना डिविजनल कमांडर के रूप में आज हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और एक नया मानक स्थापित करते हैं। हम दुर्व्यवहार के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति की घोषणा करते हैं और पीड़ितों की सुरक्षा और पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ठोस कार्य योजनाओं का खुलासा करते हैं। उसकी आवाज दृढ़ थी, लेकिन उसमें कोई कंपन नहीं था। इसके बाद घोषित किए गए दंड उम्मीद से ज्यादा सख्त थे। सुनीता जोशी को बर्खास्तगी और सैन्य अदालत में मुकदमे के लिए भेजा गया। रोहन सिंह को सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया गया और अपमानजनक तरीके से सेवानिवृत्त किया गया। 4 उदासीन अधिकारियों को वेतन कटौती और पद से हटा दिया गया और कई संबंधित सैनिकों को अनुशासनात्मक शिक्षा का सामना करना पड़ा। पत्रकारों ने सवालों की बौछार कर दी। एक महिला कमांडर होने के नाते क्या कोई दबाव था? क्या संगठन के भीतर कोई प्रतिरोध था? अंजलि ने मुस्कुराने के बजाय सीधे सामने देखा। न्याय के कार्यान्वयन में लिंग कोई मायने नहीं रखता। प्रतिरोध था, लेकिन नौसेना की असली ताकत सामना करने से शुरू होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त होने के बाद रक्षा मंत्री के नाम से एक प्रशंसा पत्र निजी तौर पर दिया गया, लेकिन अंजलि ने प्रशंसा पत्र को कमांड कार्यालय में प्रदर्शित नहीं किया। इसके बजाय उसने उस खाली जगह पर पीड़ितों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित एक धन्यवाद पत्र लटका दिया। पत्र सादा था, लेकिन हर पंक्ति में निहित ईमानदारी दीवार को रोशन कर रही थी। देर रात डिविजनल कमांडर के कार्यालय की खिड़की के बाहर शरद धतु के आकाश में अनगिनत तारे चमक रहे थे। अंजलि शर्मा शेष कागजात व्यवस्थित कर रही थीं जब उन्होंने अचानक अपनी कलम नीचे रखी और खिड़की से बाहर देखा। रात की गश्त पर एक चौकी की लाल बत्ती नियमित रूप से चमक रही थी। वह प्रकाश शुद्धिकरण की नब्ज की तरह महसूस हुआ। दूर से गार्ड बदलने की आवाज सुनाई दी, एक छोटी और शक्तिशाली आवाज। अंजलि धीरे से मुस्कुराई और खुद से कहा, यह सिर्फ शुरुआत है, असली नौसेना अब शुरू होती है। नए नियमों की घोषणा के बाद बेस सचमुच हर दिन बदल गया। पहले दिन क्वार्टरों के लेआउट को पूरी तरह से पुनर्गठित किया गया। गोदाम के पीछे के अंधेरे रास्ते को बंद कर दिया गया। आपातकालीन घंटियां और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और दृश्यता इतनी स्पष्ट हो गई जैसे कोई नई सड़क बनाई गई हो। दूसरे दिन निष्क्रिय समय समाप्त हो गया। प्रशिक्षण और आराम के बीच के अस्पष्ट अंतराल को समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह तनाव राहत कार्यक्रम शुरू किए गए। शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक के नेतृत्व में आत्मविश्वास निर्माण, मुक्केबाजी, सैन्य पादरी के नेतृत्व में ध्यान सत्र,
और मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता द्वारा आयोजित मानसिक शक्ति कार्यशाला कोई भी स्वतंत्र रूप से चुनकर भाग ले सकता था। तीसरे दिन रियर एडमिरल अंजलि शर्मा ने अपनी औपचारिक वर्दी के बजाय प्रशिक्षण वर्दी पहनी और मेज की कतार के अंत में खड़ी हो गई। पहले तो सैनिक अपनी आंखें मलते रहे, लेकिन जल्द ही कतार सामान्य रूप से आगे बढ़ने लगी। अंजलि ने एक साधारण स्टील की थाली में चावल और दाल ली और एक प्रशिक्षु के बगल में बैठ गई। पसीने और धूल से सना हुआ प्रशिक्षु इतना घबरा गया कि वह अपनी चम्मच नहीं उठा सका, लेकिन अंजलि ने पहले अपना खाना शुरू करते हुए कहा, खाने के समय रैंक भी एक तरफ रख देते हैं, आराम से खाओ। एक निवाला लेने के बाद प्रशिक्षु आखिरकार मुस्कुराया। वह दृश्य तुरंत एक तस्वीर के रूप में बेस के नोटिस बोर्ड पर पोस्ट कर दिया गया और स्वाभाविक रूप से डिविजनल कमांडर के साथ एक भोजन नामक एक छोटा अभियान शुरू हो गया। जैसे जैसे बदलाव महसूस होने लगे, दबी हुई अंधेरी धाराएं भी हिलने लगीं। कुछ अधिकारियों ने धीरे धीरे शिकायत की, यह बहुत हो गया, अगर हम और जोर देंगे तो बेस का अनुशासन टूट जाएगा। विशेष रूप से सुनीता जोशी और रोहन सिंह के करीबी कुछ अधिकारियों ने जब वे अनुशासनात्मक समीक्षा के अधीन हो गए तो आंतरिक रूप से पक्षपात करने का प्रयास किया। हर बार प्रोवोस्ट मार्शल विक्रम राठौर एक तलवार की तरह ठंडे थे। उन्होंने चेतावनी दी कि कोई भी पैरवी केवल अपराधों की सूची में जुड़ जाएगी और दस्तावेजों को वापस कर दिया, जिसकी एक प्रति सीधे डिविजनल कमांडर के कार्यालय में भेजी गई। अंजलि ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, हमारे द्वारा स्थापित मानक कोई मजाक नहीं है। प्रिया वर्मा सुधार के 41वें दिन भोर में लौटी। मुख्य द्वार की चौकी के सामने दिखाई देने वाली प्रिया थोड़ी दुबली थी, लेकिन उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा साफ थीं। उसके छुट्टी के बैग के ऊपर एक छोटा सफेद बक्सा रखा था। अंदर सैन्य अस्पताल से उसकी भावनात्मक डायरी की एक प्रति और उसी समय परामर्श प्राप्त करने वाले उसके साथियों द्वारा बनाए गए पेस्टल रंग के हाथ से लिखे पत्र थे। यह मत सोचो कि तुम अकेली हो, तुम्हारी वजह से हम बदल गए हैं। कार्ड पर लिखे छोटे वाक्यों ने प्रिया की उंगलियों पर एक गर्मजोशी छोड़ी। वापसी के दिन पूरे बेस की सुबह की सभा आयोजित की गई। कमांडर विक्रम राठौर ने आगे आकर एक नियुक्ति पत्र पढ़ा, जिसमें प्रिया वर्मा को नौसेना मानवाधिकार शिक्षा का मानद दूत नियुक्त किया गया। इसके बाद रियर एडमिरल अंजलि शर्मा ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ प्रिया के कंधे पर एक बैज लगाया। लाल बैज के केंद्र में लहरों के ऊपर उड़ते हुए एक सफेद सीगल का प्रतीक था और कर्तव्य के बजाय साहस शब्द उकेरे गए थे। प्रिया की आंखों में आंसू भर आए और वह बोल नहीं पाई, लेकिन सैनिकों के बीच से उठने वाली तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उसने दृढ़ता से सलामी दी। उस दोपहर प्रिया ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया जिसका कोई खाका भी नहीं था। इसका नाम था साहस कैफे। क्वार्टर के एक कोने को शांत प्रकाश व्यवस्था, एक छोटे स्पीकर और गर्म पेय डिस्पेंसर के साथ एक आरामदायक जगह में बदल दिया गया था। कोई भी आकर गुमनाम रूप से एक कागज के कप पर अपनी कहानी लिख सकता था और उसे दीवार के बोर्ड पर लगा सकता था, और अगला ड्यूटी करने वाला या कोई अधिकारी उसका जवाब देता था। पहले दिन झिझकते हुए सैनिक खाली जगह से गुजर गए, लेकिन जब रात की ड्यूटी खत्म करने वाले एक वरिष्ठ नाविक ने एक ईमानदार वाक्य लिखा, मैं भी अपने शुरुआती दिनों में पीटीएसडी से पीड़ित था, तो भोर तक बोर्ड कागज के कप्पों से भर गया। अगले वर्ष रक्षा मंत्रालय से फिर से भेजी गई एक सुरक्षा निदान टीम ने अपनी रिपोर्ट में इसे संपूर्ण सशस्त्र बलों के लिए एक अनुकरणीय मामला के रूप में मूल्यांकन किया। उसी समय सुधार की कहानी बाहरी मीडिया में भी छपी और देश भर से नौसेना में शामिल होने के लिए पूछताछ बढ़ गई। हिंसा के बिना ताकत संभव है, यह विश्वास करना मुश्किल है, से लेकर आपने असली नौसेना की भावना दिखाई जैसी उत्साहजनक टिप्पणियां आने लगीं। लेकिन यह केवल प्रशंसा पर समाप्त नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर एक झूठी पोस्ट फैलाई गई कि महिला कनेक्शन के कारण संगठन हिल गया है और आंतरिक मुखबिर बनी महिला नौसैनिकों को द्वेषपूर्ण संदेश भेजे जाने लगे। अंजलि ने प्रतिक्रिया मैनुअल को पूरी तरह से संशोधित किया और तुरंत कार्रवाई की। उसने झूठी सूचना फैलाने वाले खातों को ट्रैक किया और उन्हें कानूनी विभाग को सौंप दिया, और पीड़ितों की सुरक्षा के लिए दिन रात नौसेना पुलिस की गश्त लगाई। विशेष रूप से प्रिया के मोबाइल फोन पर एक आपातकालीन सीधी लाइन स्थापित की गई थी, ताकि एक बटन दबाने पर 30 सेकंड के भीतर नौसेना पुलिस पहुंच सके। उठी हुई हवा ज्यादा देर नहीं चली। 1 महीने बाद
जब यह खबर आई कि झूठे पोस्ट के लेखक को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो सैनिकों ने टीयू ग्वैन के स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज देखते हुए एक साथ जयकारे लगाए। अंजलि ने दूर से यह सब देखा और अकेले में बुदबुदाई, अब जाकर नई व्यवस्था जड़ें जमा रही है। और एक शुक्रवार की शाम, जब सुधार का प्रतीक बन चुकी अनुभवात्मक शिक्षा का अंतिम सत्र समाप्त हुआ, प्रिया मंच पर चढ़ी और रोशनी के नीचे खड़ी हो गई। उसने अब तक मिले संदेशों और जवाबों से बना एक छोटा एल्बम खोला और कहा, इसमें सभी के बदलाव की कहानी है। हमने एक दूसरे का साहस बनने का वादा किया है। उसने धीरे धीरे अपनी नजरें दर्शकों पर घुमाई। अब हमारी नौसेना हिंसा से ज्यादा मजबूत किसी चीज से एकजुट होगी। अचानक किसी के द्वारा शुरू की गई तालियां टीयू ग्वैन की दीवारों से गूंजने लगीं। तालियां जल्द ही जयकारों में और फिर एक सैन्य गीत के सामूहिक गान में बदल गईं। वह गायन आधी रात के बाद भी नहीं रुका। रियर एडमिरल अंजलि शर्मा एक कदम पीछे से उस दृश्य को चुपचाप देख रही थीं। उसकी आंखों के सामने हाथ हिलाते और गाते हुए सैनिकों के पसीने से भीगे माथे, एक दूसरे की पीठ थपथपाते हाथ और चमकती आंखें, सब कुछ लाल बेरेट से भी ज्यादा लाल जल रहा था। उस रात उसने अपनी डायरी में संक्षेप में लिखा, हिंसा की छाया को हटाकर हम आखिरकार नौसेना बन गए। जिस दिन नौसेना की सैन्य अदालत में सुनवाई शुरू हुई, उस दिन बेस के अंदर और बाहर शरद ऋतु की बारिश के बाद की तरह ठंडक थी। अदालत की इमारत के सामने की सड़क पर जिन्हें देखने की अनुमति थी, वे सैनिक और पत्रकार जिन्होंने रिपोर्टिंग के लिए आवेदन करना नहीं छोड़ा था, लंबी कतारों में खड़े थे और सैन्य पुलिस ने शांत व्यवस्था बनाए रखी थी। रियर एडमिरल अंजलि शर्मा ने एक बेदाग औपचारिक वर्दी और पॉलिश किए हुए जूते पहने हुए धीरे धीरे अदालत के प्रवेश द्वार की सीढ़ियां चढ़ीं। अनगिनत आंखें उसकी पीठ का पीछा कर रही थीं, लेकिन अंजलि के कंधे नहीं हिले। अदालत के अंदर मेटल डिटेक्टर और मोटी बुलेट प्रूफ ग्लास लगाए गए थे। दर्शकों की दीर्घा में प्रिया और 3 अन्य महिला गैर कमीशन अधिकारी पीड़ितों के प्रतिनिधि के रूप में बैठी थीं और उनके पीछे पुलिस, मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता और मानवाधिकार संगठनों के प्रतिनिधि बैठे थे। सुनीता जोशी और रोहन सिंह प्रतिवादी के कटघरे में एक साथ बैठे थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे की ओर एक बार भी नहीं देखा। सैन्य अभियोजक एक फाइल लेकर उठे और दुर्व्यवहार की घटनाओं, वीडियो फाइलों और दर्जनों बेस सदस्यों के बयानों को एक एक करके प्रस्तुत करते हुए अपराधों का वर्णन किया। अपराधियों की आंखें और भी झुक गईं। गवाही देने वाला पहला व्यक्ति आश्चर्यजनक रूप से एक पूर्व वरिष्ठ नाविक था। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और उन रातों को याद किया जब युवा सैनिक डर से कांपते थे। उसकी आवाज बार बार टूट रही थी, लेकिन उसने अंत तक अपनी गवाही पूरी की और फिर पीड़ितों से सिर झुकाकर माफी मांगी। दर्शकों की दीर्घा में आहें और सिसकियां गूंज उठीं। अगले गवाहों ने अपना सिर नहीं झुकाया। उन्होंने बिना किसी मुस्कान के अपनी आवाज में उन हिंसा और उदासीनता के दृश्यों का वर्णन किया जिन्हें उन्होंने देखा था, और अदालत की दीवार पर लटका तिरंगा भारी खामोशी में डूब गया। दोपहर के समय जब सैन्य अभियोजक ने सजा की मांग की, तो प्रतिवादी के कटघरे के एक कोने से मेज पीटने की आवाज आई। सुनीता जोशी के वकील ने विरोध में अपनी मुट्ठी पीटी, लेकिन सैन्य न्यायाधीश ने तुरंत एक शांत लेकिन दृढ़ आवाज में उसे रोक दिया। रिकॉर्ड कीपर के कीबोर्ड की आवाज जारी रही, और जैसे जैसे बचाव पक्ष के तर्क जारी रहे, उनके बहाने और भी लचर होते गए। रोहन सिंह ने आखिरकार अपना सिर उठाया और दृढ़ता से कहा, बार बार की चुप्पी ने मेरे साथियों को किनारे पर धकेल दिया। मैं उस जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। उस क्षण अदालत में हवा जैसे रुक गई। सुनीता ने मुड़कर इनकार किया, लेकिन टूटा हुआ विश्वास कहीं भी सहारा नहीं दे सकता था। फैसला उम्मीद से जल्दी आया। सुनीता जोशी को कैद और अपमानजनक बर्खास्तगी, रोहन सिंह को रैंक से वंचित करना और कारावास, और शामिल अधिकारियों को गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सजा सुनाई गई। जैसे ही न्यायाधीश ने अंतिम बार हथौड़ा बजाया, दर्शकों की दीर्घा में से एक छोटी सी रोने की आवाज आई। प्रिया ने अपने दोनों हाथों को होठों पर रखकर चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं। यह अभी पूरी तरह से उपचार नहीं था, लेकिन यह तथ्य कि न्याय हुआ है एक भारी सांत्वना थी। सुनवाई समाप्त होने के बाद डिवीजन ने तुरंत एक पुनर्प्राप्ति सप्ताह की घोषणा की। सैनिकों ने प्रशिक्षण के बजाय उत्तरजीविता, तैराकी, चढ़ाई, प्राथमिक चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक देखभाल जैसे 4 पाठ्यक्रमों में भाग लिया, जिससे न केवल उनके शरीर की बल्कि उनके मन की भी ताकत बढ़ी।
ऑडिटोरियम के केंद्र में एक मानवाधिकार विशेषज्ञ द्वारा तैयार किया गया एक नीला तंबू बूथ स्थापित किया गया था और अंदर शांत संगीत के साथ एक विश्राम स्थान और एक परामर्श कोना था। आश्चर्यजनक रूप से पुरुष सैनिक पहले कतार में लगे। परामर्शदाता ने कहा कि वह एक दिन में केवल 15 लोगों को देखेगा, लेकिन एक सप्ताह के भीतर प्रतीक्षा सूची 100 से अधिक हो गई। किसी ने कहा कि उसने ऐसी बातें बताईं जिन्हें वह जीवन भर कभी नहीं कह पाएगा, और उसके साथ के साथियों ने उसकी पीठ थपथपाई। उसी समय रक्षा मंत्रालय ने नौसेना मानवाधिकार मैनुअल 1.0 को पूरे सशस्त्र बलों में एक पायलट कार्यक्रम के रूप में वितरित किया। पीले कवर पर लहरों और एक ढाल का प्रतीक था और पहले पृष्ठ पर छोटे अक्षरों में लिखा था, प्रिया वर्मा और नौसेना के सदस्यों द्वारा साहस से बनाया गया एक दिशा निर्देश। मैनुअल में मौजूदा हिंसा रोकथाम नियमावली में शायद ही कभी देखे जाने वाले वास्तविक पीड़ित मामलों, पुनर्प्राप्ति कार्यक्रमों, रिपोर्टिंग और सुरक्षा प्रक्रियाओं को विस्तृत प्रवाह चार्ट के साथ शामिल किया गया था, जिससे इसकी व्यावहारिकता बढ़ गई। अन्य सेवाओं के कमांडरों ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि यह पहला मानवाधिकार व्यावहारिक मैनुअल है जिसका उपयोग क्षेत्र में किया जा सकता है। 1 साल के बदलाव के साथ डिवीजन के भीतर का माहौल अभूतपूर्व पारदर्शिता से भर गया। क्वार्टरों में स्थापित एक फीडबैक कियोस्क पर हर दिन सैकड़ों प्रशंसा कार्ड और सुधार अनुरोध दर्ज किए जाते थे। यदि कोई अनुरोध या शिकायत गुमनाम रूप से भेजी जाती थी तो अगले दिन सुबह की सभा में संबंधित अधिकारी मंच पर आकर स्थिति की घोषणा करता था। अतीत में छोटे छोटे सुझाव भी जिनसे किसी को निशाना बनाए जाने का डर होता था, अब आकस्मिक चुटकुलों के रूप में साझा किए जाते थे। एक प्रशिक्षु ने मेनू में सूखे अचार को सुधारने का अनुरोध किया और मेज के प्रमुख ने तुरंत भूरे चावल के साथ अचार का एक परीक्षण मेनू पेश किया, जिसे जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। लेकिन यह हमेशा आसान नहीं था। कुछ पुराने विचारों वाले अधिकारियों ने शिकायत की कि यह नई पीढ़ी को खुश करने जैसा है, और कुछ वरिष्ठ सैनिकों ने शिकायत की कि वे कुछ भी आदेश नहीं दे सकते क्योंकि वे आलोचना से डरते हैं। अंजलि ने इन विचारों को भी बिना किसी सेंसरशिप के स्वीकार करने का फैसला किया। उसने एक सप्ताहांत बैठक आयोजित की और दोनों पक्षों को एक ही मेज पर बैठाया। बैठक शुरू में तनावपूर्ण थी, लेकिन धीरे धीरे सहानुभूति और तर्क का वजन बढ़ने लगा। अंत में अंजलि ने यह कहकर निष्कर्ष निकाला, जिस क्षण परंपरा का नाम हिंसा के साथ जुड़ जाता है, हमारी भावना रेत के महल की तरह ढह जाती है। और बैठक तालियों के बीच समाप्त हुई। बदलाव की अंतिम परीक्षा एक वास्तविक प्रशिक्षण अभ्यास थी। एक शुरुआती सर्दियों की सुबह डिवीजन ने एक एकीकृत अभ्यास किया। सैनिकों को ऊबड़ खाबड़ लहरों और हवाओं वाले एक चट्टानी समुद्र तट पर इकट्ठा किया गया। इस अभ्यास का लक्ष्य स्थिति नियंत्रण के दौरान साथियों की सुरक्षा करना था। अभ्यास कठोर लेकिन विस्तृत था। एक आगे के तटीय चौकी को भेदने के मिशन के दौरान कुछ सैनिकों ने जानबूझकर शारीरिक थकावट की स्थिति का अनुकरण किया और बाकी सैनिकों को एक साथ मिलकर उन्हें बचाना और बाहर निकालना था। अतीत में ऐसे दृश्य में पिछड़े हुए लोगों को डांटा और घसीटा जाता था, लेकिन अब एक बचाव दल तुरंत बनाया गया, एक स्ट्रेचर बनाया गया और बाकी ने स्वाभाविक रूप से अपनी स्थिति को समायोजित किया। एक प्रशिक्षण मूल्यांकनकर्ता ने समय समाप्त होने की घोषणा की, लेकिन अंजलि ने स्टॉप वॉच नहीं रोकी। इसके बजाय उसने अपना रेडियो उठाया और कहा, जारी रखो। अभ्यास लक्ष्य तक पहुंचने के समय को पार कर गया, लेकिन बिना किसी हताहत के समाप्त हो गया। मूल्यांकन बैठक में शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक ने अपना हाथ उठाया और कहा, यह पहली बार है कि सामरिक गति से अधिक साथी की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। इस पर अंजलि ने जवाब दिया, गति को फिर से हासिल किया जा सकता है, लेकिन खोए हुए साथी वापस नहीं आते। उस क्षण सभी सैनिकों की आंखें एक साथ उसकी ओर मुड़ गईं। ठंडी सर्दियों की लहरें पीछे से टकराईं और सफेद झाग उठीं। किसी तरह कानों में गूंजती लहरों की आवाज भी एक गर्म दिल की धड़कन की तरह लग रही थी। अगले दिन एक सैन्य पत्रिका ने इस अभ्यास पर एक प्रमुख लेख प्रकाशित किया। शीर्षक था, ताकत की पुनर्परिभाषा। लेख में यह मूल्यांकन किया गया था कि हिंसक अनुशासन के बजाय आपसी सुरक्षा पर आधारित नौसेना की रणनीति भविष्य की कमान प्रणाली के रूप में ध्यान आकर्षित करेगी। टिप्पणियों में
नौसेना ने सही दिशा पकड़ी है और ताकत और सम्मान एक साथ मौजूद हो सकते हैं जैसी प्रतिक्रियाएं थीं। और एक दोपहर प्रिया वर्मा एक अनुभवात्मक शिक्षा व्याख्यान के लिए एक अन्य बेस का दौरा कर रही थी। जब सैन्य बस की खिड़की से आखिरी पत्तियां बिखर रही थीं, तो उसने चुपचाप एक हाथ से लिखा पत्र निकाला। यह वही पत्र था जो उसे अस्पताल में मिला था। अपने डर को छोड़ दो और इस छुट्टी का असली छुट्टी की तरह आनंद लो। मुड़ा हुआ पत्र एक पुराने नायक के पदक की तरह अपनी फीकी सुनहरी किनारी दिखा रहा था। प्रिया ने कलम से एक छोटा सा नोट जोड़ा। छुट्टी खत्म हो गई है, लेकिन साहस जारी है। और मुस्कुराते हुए उसने पत्र को अपनी छाती के पास रख लिया। शाम को बेस के मुख्य द्वार की चौकी पर रियर एडमिरल अंजलि शर्मा इंतजार कर रही थीं। जब प्रिया बस से उतरी और सलामी दी, तो अंजलि ने जवाब में सलामी दी और कहा, वापस स्वागत है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होकर कुछ देर चुपचाप चारों ओर देखने लगे। मुख्य द्वार की मूर्ति कला पर लटका लाल नौसेना का झंडा सूर्यास्त की रोशनी में रंगा हुआ था। ठंडी सर्दियों की हवा के बावजूद एक गर्म धारा बह रही थी। वह फुसफुसाहट स्पष्ट थी, एक वादा कि डर अब अपराध बोध में नहीं बदलेगा, और नौसेना द्वारा बनाए गए नए इतिहास पर एक गर्व। उस रात बेस की बत्तियां समय पर बंद हो गईं, लेकिन सैनिकों की फुसफुसाहट देर तक जारी रही। हर बिस्तर से आने वाली कहानियों में जीवित रहने के लिए छिपी हुई हंसी के बजाय एक दूसरे को प्रोत्साहित करने वाली धीमी, ईमानदार आवाजें थीं। और उन ईमानदार शब्दों के अंत में हमेशा एक ही शब्द बचता था, साहस। जब सर्दी गहरी हो रही थी, तो गोवा के एक तटीय बेस पर एक अखिल भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन आयोजित किया गया। रियर एडमिरल अंजलि शर्मा सुधार के बाद पहली बार किसी बाहरी आधिकारिक मंच पर खड़ी थीं। सम्मेलन हॉल में न केवल फ्लीट कमांडरों और चीफ ऑफ स्टाफ, बल्कि संसद की रक्षा समिति के सदस्य भी मौजूद थे, जिससे माहौल तनावपूर्ण था। अंजलि ने अपने हाथ में रखी सुधार की श्वेत पत्र को धीरे धीरे खोला। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, शांत सम्मेलन हॉल में सांस लेने की आवाज भी मुश्किल से सुनाई दे रही थी। दुर्व्यवहार को समाप्त करने की प्रक्रिया, पीड़ित सुरक्षा प्रणाली, मनोवैज्ञानिक पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम और साथ ही सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाली रणनीति के वास्तविक अनुप्रयोग के मामले एक एक करके रिपोर्ट किए गए। प्रस्तुति समाप्त होने के बाद एक एडमिरल अपनी जगह से उठे। उनकी सफेद भौहों के नीचे की गहरी झुर्रियां एक लंबे और कठिन करियर की कहानी कह रही थीं। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि फील्ड कमांडर अपरिवर्तनीय आघात से डरते हैं, लेकिन अंजलि नहीं हिली। अगर डर नहीं बदलता है, तो लड़ाई पहले ही हार चुकी है। हमने ताकत बनाए रखते हुए लोगों की रक्षा करने का एक तरीका खोज लिया है। डेटा देखें। अंजलि द्वारा मेज पर रखे गए लैपटॉप की स्क्रीन पर एक सांख्यिकीय ग्राफ दिखाई दिया। सुधार से पहले और बाद में चोट की दर, आत्महत्या के प्रयास के मामले और अनधिकृत अनुपस्थिति के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई थी। एडमिरल ने टकटकी लगाकर देखते हुए कागजात पलटे और फिर सिर हिलाया। आखिरकार उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। सम्मेलन समाप्त होने के बाद अंजलि एक सुनसान गलियारे में चुपचाप सांस ले रही थी। तभी एक संसदीय सहयोगी पास आया और फुसफुसाया, मैम, आपको वाइस एडमिरल के पद के लिए पहली महिला के रूप में पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है। अंजलि ने आश्चर्यचकित होने के बजाय अपना सिर हिलाया। रैंक से पहले क्षेत्र आता है। और फिर अपना सैन्य कोट कसकर वह गोवा की तेज समुद्री हवा में चली गई। कुछ दिनों बाद डिवीजन को एक और चुनौती का इंतजार था। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा अप्रत्याशित रूप से भारी बर्फबारी ने पूरे तट को ढक दिया, जिससे तटीय सड़क कट गई। एक आपातकालीन परिवहन दल को एक नागरिक मालवाहक जहाज पर लदे गोला बारूद और चिकित्सा आपूर्ति को सड़क मार्ग से ले जाना था, लेकिन बर्फीले तूफान के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस रात कमांड कंट्रोल रूम के बड़े मॉनिटर पर एक लाल चेतावनी प्रकाश चमक उठा। बेस सार्जेंट मेजर ने तनावपूर्ण आवाज में रिपोर्ट किया, सड़कें पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई हैं। अंजलि ने तुरंत परेड ग्राउंड के प्रसारण नेटवर्क को खोला और सभी सैनिकों को निर्देश दिया, आज सुबह 2 बजे सभी अधिकारी और सैनिक बर्फ हटाने और खोज अभियान की तैयारी करें। अपने साथियों को बचाने का रास्ता ही जीवित रहने का रास्ता है। महिला और पुरुष सैनिकों के बीच कोई भेदभाव किए बिना 400 से अधिक लोग फावड़े और कुदाल लेकर तटीय सड़क की ओर दौड़ पड़े।
समुद्री हवा के साथ मिश्रित बर्फ के फाहे उनके चेहरों पर चुभ रहे थे, लेकिन उन्होंने कठोर गालियों के बजाय प्रोत्साहन की चीखों के साथ एक दूसरे को उठाया। एक पुरुष पेटी ऑफिसर बर्फ पर फिसल गया और उसका टखना मुड़ गया। अतीत में होश में आओ की डांट सबसे पहले आती, लेकिन इस बार तुरंत एक स्ट्रेचर टीम बनाई गई जिसने घायल को पहुंचाया और आसपास के लोगों ने लहरों से बचने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग बनाया। बर्फ लगातार गिरती रही, लेकिन रास्ता धीरे धीरे खुल गया। 6 घंटे बाद लाल भोर में एक अस्थायी सड़क बन गई थी, जो कम से कम एक वाहन के पहियों के लिए पर्याप्त थी। जब गोला बारूद परिवहन वाहनों का पहला काफिला अपनी हेडलाइट्स जलाकर बेस में दाखिल हुआ, तो सैनिकों ने अपने चेहरों से बर्फ हटाते हुए एक दूसरे को अंगूठा दिखाया। ऑपरेशन को देखते हुए अंजलि ने अपने ठंडे हाथों को अपनी जेब में रखा और अपना रेडियो उठाया। सबने अच्छा काम किया। आज हमने बर्फीली सड़क पर भी अपने साथियों को नहीं छोड़ा। यह एक छोटी सी प्रशंसा थी, लेकिन यह उनकी वर्दी के अंदर एक लहर जैसी गर्मी लाने के लिए पर्याप्त थी। उस रात बेस के मेस में एक विशेष मेनू के रूप में गर्म पनीर की सब्जी परोसी गई। जब भारी स्टेनलेस स्टील के करछुल से सफेद भाप उठी, तो किसी ने मेज पीटते हुए कहा, एक हिंसा मुक्त बेस भी इतना मजबूत हो सकता है। हंसी और जयकारों ने छत को हिला दिया। बर्फीले तूफान से संघर्ष एक अवसर बन गया और मीडिया की सुर्खियों ने फिर से डिवीजन की ओर रुख किया। नौसेना की भावना, साथियों को बचाना शीर्षक हेडलाइन बन गया। साक्षात्कार का अनुरोध करने वाले पत्रकारों से अंजलि ने एक शर्त रखी, पहले सैनिकों के नाम लिखें, मैं नहीं, वे नायक हैं। लेख वादे के अनुसार लिखा गया था। बर्फीले तूफान में स्ट्रेचर उठाए हुए एक पेटी ऑफिसर का चेहरा पहले पन्ने पर था और उसके माता पिता ने फोन करके रोते हुए कहा, हमने पहली बार अपने बेटे को नौसेना में मुस्कुराते हुए देखा है। लेकिन प्रसिद्ध के साथ परीक्षा भी आई। एक गुमनाम इंटरनेट फोरम पर एक दुर्भावनापूर्ण पोस्ट दिखाई दी, जिसमें दावा किया गया था कि बर्फीले तूफान की तस्वीरें मंचित थीं और कुछ अधिकारियों, जिन्हें अतीत में अनुशासित किया गया था, ने एक झूठी अफवाह फैलाई कि डिविजनल कमांडर युद्ध की स्थिति में भी भावुक निर्णय लेंगी। जब क्लिकों की संख्या दसियों हजार से अधिक हो गई, तो बेस के सैनिक क्रोधित हो गए। कुछ ने सोशल मीडिया पर जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन अंजलि ने उन्हें रोक दिया। सबूत शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से मिलता है। उसने कानूनी विभाग को मानहानि का मुकदमा शुरू करने का निर्देश दिया, जबकि साथ ही बेस की मीडिया टीम को एक वृत्त चित्र बनाने की मंजूरी दी। शीर्षक था, एक साथ सर्दियों में चलना। चालक दल ने बर्फीले तूफान अभियान के दौरान के वीडियो, कई दिनों के बर्फ हटाने के रिकॉर्ड, घायल सैनिकों के ठीक होने की प्रक्रिया और भोर के मार्च के दौरान एक दूसरे को नाश्ता बांटते और हंसते हुए सैनिकों के क्षणों को कैद किया। वीडियो रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक चैनल पर अपलोड किया गया और एक ही दिन में 10 लाख से अधिक बार देखा गया। आंसू, जिन्हें मंचित नहीं किया जा सकता, जैसी टिप्पणियां तुरंत हजारों में आ गईं। जब वसंत आने वाला था, तो कुछ समय से शांत रहे डिवीजन के इवेंट बोर्ड पर एक नई घोषणा की गई। पहला साहस कैफे सार्वजनिक टॉक शो। यह प्रिया द्वारा योजनाबद्ध और प्रोवोस्ट मार्शल और सैन्य पादरी द्वारा समर्थित एक कार्यक्रम था, जहां कोई भी सैनिक मंच पर आकर अपनी गलतियों, भय और काबू पाने के अनुभवों को साझा कर सकता था। अस्वीकृति को कम करने के लिए दर्शकों के लिए सीटें आरामदायक थीं और माइक पर एक वॉइस चेंजर लगाया गया था। पहला वक्ता आश्चर्यजनक रूप से एक वरिष्ठ नाविक था। वह मंच के नीचे अपने हाथों को कांपते हुए आगे बढ़ा। एक गहरी सांस लेने के बाद उसने कबूल किया कि अतीत में उसने एक जूनियर को डराने के लिए एक शरारत की थी। उस समय जूनियर सैनिक की आंखें आधी मर चुकी थीं। मैं पूरी सर्दियों में परेशान रहा। उसकी आवाज टूट गई, लेकिन दर्शकों से ताने के बजाय शांत तालियां बजीं। अगली बारी एक महिला सैनिक की थी। भर्ती होने से पहले मैंने सोचा था कि एक महिला को नौसेना में जीवित रहने के लिए एक पुरुष से ज्यादा कठोर होना होगा, लेकिन मैंने सीखा कि असली ताकत शारीरिक बल में नहीं, बल्कि टीम वर्क में है। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, दर्शकों में से किसी ने सही है कहकर समर्थन किया और उसके बाद की गर्म हंसी ने मंच पर वक्ता के कंधों को गले लगा लिया। टॉक शो 2 घंटे से ज्यादा चला और भोर तक जारी रहा और डिविजनल कमांडर के कार्यालय में एक लाइव प्रसारण स्क्रीन चालू थी। अंजलि ने एक एक करके नए कैप्शन को देखते हुए चुपचाप संतोष की सांस ली।
अगली गर्मियों में नौसेना के संयुक्त उभयचर प्रशिक्षण का अंतिम मूल्यांकन दिवस आ गया। यह सुधार के बाद पहला बड़े पैमाने पर वास्तविक अभ्यास था। इसमें अन्य डिवीजनों के साथ प्रतिस्पर्धा भी शामिल थी और नौसेना प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भी भाग लेने की घोषणा की थी। जैसे ही भोर की रोशनी पड़ी, उभयचर आक्रमण वाहन लहरों को चीरते हुए तट की ओर बढ़े और उतरने के बाद उन्होंने तेजी से तटीय ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया। लेकिन संचार नेटवर्क में अचानक एक खराबी आ गई। रेत के टीलों के पार 2 रिले टावर तेज हवा और बारिश के कारण गिर गए थे। जैसे ही वास्तविक समय का युद्ध क्षेत्र वीडियो कट गया, कमांड कंट्रोल रूम का माहौल तनावपूर्ण हो गया। तभी फील्ड प्लाटून कमांडर ने रेडियो पर कहा, स्थिति नियंत्रण मैनुअल सिग्नल सिस्टम में बदल रहा है। इसके बाद स्क्रीन पर कुछ सैनिक झंडे लहराते हुए पुराने तरीके के संकेत भेजते हुए दिखाई दिए। इसके लिए धन्यवाद। कमांड ने फिर से तोपखाने के समर्थन के लक्ष्यों की पहचान की और नकली दुश्मन की स्थिति को निष्क्रिय कर दिया। मूल्यांकन दल ने अपने धूप के चश्मे उतारते हुए अपना आश्चर्य नहीं छिपाया। डिजिटल रुक गया, लेकिन संगठन नहीं रुका। यह वाक्य रिपोर्ट में लिखा गया था। ऑपरेशन समाप्त होने के बाद मूल्यांकन बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने अंजलि से पूछा, यह तात्कालिकता कैसे आई? अंजलि ने मुस्कुराए बिना जवाब दिया, यदि आप अपने साथियों पर भरोसा करते हैं तो निर्देश प्रौद्योगिकी से तेज हो सकते हैं। उस विश्वास का निर्माण आपसी सम्मान के दैनिक जीवन से हुआ है। यह एक छोटा जवाब था, लेकिन चीफ ने अपनी जगह से उठकर अंजलि से दोनों हाथों से हाथ मिलाया। आपका प्रयोग अब पूरी सेना सीखेगी। जैसे ही प्रशिक्षण समाप्त हुआ, सूर्यास्त की रोशनी ने तटीय रेत के टीलों को रंग दिया। सैनिकों ने रेत पर एक अर्धवृत्ताकार घेरा बनाया और एक इम्प्रॉम्प्टू बारबेक्यू पार्टी की। गोला बारूद के प्रभारी एक वरिष्ठ नाविक ने चारकोल जलाया और एक मेडिकल सहायक ने बर्फ का पानी बांटा और गीत जारी रहे। अंजलि एक कदम दूर से उस दृश्य को देख रही थी जब उसने चुपचाप अपनी कलाई घड़ी उतारी और प्रिया को दे दी। 15 साल पहले जब मैं एक लेफ्टिनेंट कमांडर थी और अपनी पदोन्नति परीक्षा से पहले लगातार हिचकिचा रही थी, तो एक वरिष्ठ ने मुझे यह घड़ी दी थी। उन्होंने कहा था कि हर बार जब सुई एक चक्कर लगाती है तो अपने मूल इरादे को याद करो। अब यह तुम्हारी है। प्रिया ने झिझकते हुए सिर झुकाकर घड़ी ले ली। पीठ पर हाथ से उकेरे गए शब्द मंद प्रकाश में चमक रहे थे, साहस अंतहीन रूप से फैलता है। उस रात समुद्र के पार से एक आतिशबाजी की लकीर उठी और अंधेरे आकाश को चीर गई। सैनिक समुद्र तट की ओर दौड़े और आतिशबाजी देखते हुए जयकारे लगाने लगे। लाल आतिशबाजी, नीली आतिशबाजी और अंत में एक सुनहरी आतिशबाजी जिसने रात के आकाश में एक विशाल नौसेना का प्रतीक बनाया। अंजलि ने एक गहरी सांस ली और अपने कानों में फुसफुसाई। अब असली यात्रा शुरू होती है। दूर से लहरों की आवाज तालियों की तरह हल्की हल्की टकराई। उस लय में सैनिकों के जयकारे मिलकर आकाश में चढ़ गए। प्रिया ने घड़ी की टिक टिक सुनते हुए खुद से वादा किया, आज की गर्मी भले ही ठंडी हो जाए, लेकिन कल सुबह के बिगुल में मैं एक और साहस को आगे बढ़ाऊंगी। रात गहरी हो गई थी, लेकिन बेस की खिड़कियों से निकलने वाली हल्की रोशनी नहीं बुझी थी। एक पोर्टेबल लाइट के नीचे चमकती एक डायरी, अगले प्रशिक्षण योजना की समीक्षा करते एक अधिकारी की आंखें, एक जूनियर के स्लीपिंग बैग को धीरे से ढकते एक वरिष्ठ के हाथ और अपनी पहचान की पट्टी को धीरे से पकड़े हुए और अपने सपनों में मुस्कुराते एक नए सैनिक का चेहरा। ये सभी दृश्य एक चौराहे पर मिलकर धड़क रहे थे। नौसेना की भावना अब हिंसा या भय से नहीं, बल्कि दूसरों की रक्षा करने के संकल्प से धड़क रही थी। और वह धड़कन भोर से पहले के आकाश में एक सूक्ष्म कंपन छोड़ गई थी। जैसे ही रात के आकाश को चीरने वाली आखिरी आतिशबाजी फीकी पड़ गई, समुद्र तट पर केवल लहरों की शांत आवाज बची। जब एक लाल झंडा भोर की हवा को चीरता हुआ थोड़ा कांप उठा, तो अंजलि एक खाली परेड ग्राउंड में अकेली खड़ी होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके मन में कई चेहरे आए। पहली बार आने वाले घबराए हुए नए सैनिकों की आंखें, कठोर रातों को सहते हुए टूटे हुए साथियों की सिसकियां और हिम्मत दिखाने के बाद एक एक कदम करके फिर से उठने वाले अनगिनत कदम। वह सारा समय एक समुद्र की तरह उमड़ आया, लेकिन अब दर्द के बजाय यह एक शांत लहर के रूप में उसके दिल को भिगो रहा था। जैसे ही वह डिवीजन मुख्यालय की छत पर चढ़ी, दूर मुख्य द्वार की चौकी पर एक छोटी हरी बत्ती टिमटिमा रही थी। वह प्रकाश हमेशा खतरे का संकेत देता था,
लेकिन साथ ही यह बचाव का भी संकेत था। अंजलि ने बुदबुदाया, अंधेरे में भी हम एक दूसरे को रोशन कर सकते हैं। उसके कानों में एक पुराने गुरु के शब्द गूंज रहे थे, एक कमांडर वह होता है जो आगे से खींचता है, पीछे से धकेलता है और बगल में साथ दौड़ता है। अब तक उसने जो रास्ता तय किया था वह पूरी तरह से उन शब्दों के साथ मेल खाता था। सुबह 5 बजे डिवीजन के प्रसारण नेटवर्क से बिगुल की आवाज आई। सभी सैनिक सामान्य से ज्यादा शांत भाव से अपने बिस्तर ठीक करते हुए दिन का स्वागत कर रहे थे। गलियारों में कल अच्छा काम किया जैसे अभिवादन स्वाभाविक रूप से किए जा रहे थे और मेज की खिड़की से दिखाई देने वाला समुद्र दूर तक रोशन हो रहा था। अंजलि ने एक कप चाय ली और कतार के अंत में खड़े होकर सोचा, एक दिन जब मैं चली जाऊंगी और एक नया कमांडर आएगा तो मुझे उम्मीद है कि इस जगह की गर्मजोशी खत्म नहीं होगी। नाश्ता खत्म करने के बाद प्रिया दौड़कर आई और सलामी दी। उसकी छाती पर साहस का बैज अभी भी चमक रहा था। प्रिया ने धीरे से सांस लेते हुए रिपोर्ट किया, मैम, साहस कैफे अब एक अखिल भारतीय कार्यक्रम के रूप में विस्तारित हो रहा है। दिशा निर्देशों के पहले पन्ने पर आपका पत्र छपा है। अंजलि ने बैज को हल्के से थपथपाते हुए मुस्कुराया, मेरी आवाज जो मैंने तुम्हें दी थी अब पूरे देश में जा रही है। प्रिया ने झिझकते हुए धीरे से कहा, मैम, मैंने अगले महीने गैर कमीशन अधिकारी अकादमी में प्रशिक्षक की परीक्षा के लिए आवेदन किया है। एक पल के लिए खामोशी छा गई। अंजलि ने धीरे से उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई। यह एक शानदार विकल्प है। जो साहस तुमने सीखा है उसे और भी लोगों के साथ साझा करो। प्रिया की आंखों में एक साफ चमक फैल गई। उस दोपहर अंजलि ने डिवीजन के सम्मेलन कक्ष की एक दीवार पर लगे एक नए फ्रेम को देखा। यह बर्फ हटाने के ऑपरेशन के दौरान सैनिकों की एक तस्वीर थी जिसमें वे एक पंक्ति में खड़े होकर फावड़े पकड़े हुए मुस्कुरा रहे थे और नीचे एक सुनहरा शिलालेख था, असली ताकत साथियों की रक्षा करने पर पूरी होती है। उस शिलालेख के नीचे फोटोग्राफर के नाम के बजाय छोटे अक्षरों में लिखा था, सभी नौसेना के सदस्य। अंजलि ने अपनी उंगलियों से शीशे को हल्के से थपथपाया और उसके अंदर कैद हंसी को अपने दिल में बसा लिया। जैसे ही सूर्यास्त हो रहा था उसे रक्षा मंत्रालय से एक तत्काल कॉल आया, आपकी वाइस एडमिरल के पद पर पदोन्नति की पुष्टि हो गई है। अगले सप्ताह एक समारोह होगा। अंजलि ने कुछ देर के लिए रिसीवर नीचे रख दिया। खिड़की के बाहर लाल रोशनी क्षितिज को रंग रही थी। उसने खामोशी में देर तक सोचा। पदोन्नति न केवल एक व्यक्तिगत सम्मान था बल्कि पूरे देश में बदलाव फैलाने का एक अवसर भी था। लेकिन अभी भी इस बेस में बहुत कुछ छोड़ना बाकी था। अंजलि ने आखिरकार फोन उठाया, कृपया समारोह को कुछ समय के लिए टाल दें, मुझे अभी भी यहां क्षेत्र को मजबूत करना है। दूसरी तरफ का व्यक्ति आश्चर्यचकित लग रहा था लेकिन जल्द ही सम्मान व्यक्त किया। शाम की रोल कॉल समाप्त होने के बाद अंजलि ने प्रोवोस्ट मार्शल विक्रम राठौर, मेडिकल ऑफिसर, सैन्य पादरी और शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक को अपने कार्यालय में बुलाया और चाय परोसी। उसने चुपचाप अपना कप उठाते हुए कहा, यह हमारी आखिरी बैठक हो सकती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम सभी के जाने के बाद भी यह जगह नहीं हिलेगी, क्योंकि यह सिस्टम नहीं बल्कि दिलों का जुड़ाव होना चाहिए। प्रोवोस्ट मार्शल ने अपना सिर झुकाया, चिंता न करें मैम, आपके द्वारा स्थापित सिद्धांत हमारे शरीर में अंकित हो गए हैं। वे शब्द एक शपथ की तरह गूंजे। रात गहरी हो गई और अंजलि ने अपनी आखिरी गश्त की। जैसे ही क्वार्टरों की बत्तियां एक एक करके बुझ गईं, एक दरवाजे की दरार से एक टॉर्च की हल्की रोशनी आ रही थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और एक सैनिक एक जूनियर के छुट्टी के बैग में एक छोटी चॉकलेट बार डाल रहा था। अंजलि ने चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। उसने महसूस किया कि वह छोटा सा दृश्य किसी भी पदक से ज्यादा मूल्यवान था। आधी रात के आसपास वह सीढ़ियां चढ़कर छत पर गई। सर्दियों के अंत में ठंडी हवा में तारे साफ थे। एक चमकती हुई आकाशगंगा काले आकाश को पार कर रही थी और दूर तट पर एक प्रकाश स्तंभ की रोशनी लगातार घूम रही थी। अंजलि ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीं और फिर खोली और फिर उसने शांति से सलामी दी। वह सलामी आकाश के लिए थी, मानता के हे और उन सभी समयों के लिए एक विदाई थी जिनसे वह गुजरी थी। भोर की हवा ने उसके बालों को छुआ। अंजलि ने खुद से वादा किया, आज मैं जो पद छोड़ रही हूं कल कोई और उसे साहस से भरेगा। दूर एक चौकी से एक गार्ड की छोटी और स्पष्ट रिपोर्ट रात के आकाश में गूंज उठी।
उस रिपोर्ट के साथ अंजलि छत की रेलिंग से पीछे हटी और सीढ़ियां उतर गईं। उसके कदम हल्के थे और उसका दिल समुद्र की तरह गहरा और उदार था। सुबह हो गई। डिवीजन के सभी क्षेत्रों में बिगुल बजा, लेकिन 2 दिन पहले जोड़ी गई एक शांत पियानो की धुन के साथ यह कानों को परेशान नहीं कर रहा था। उठते हुए सैनिक एक दूसरे को जगाते हुए सुप्रभात कह रहे थे और उस अभिवादन में एक समय डर से जमे हुए समय पहले से ही बीते हुए मौसम की तरह धुंधले हो गए थे। जैसे ही बेस के मुख्य द्वार पर तिरंगा धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था, एक पक्षी आकाश में उड़ गया। साहस बैज की तरह एक सफेद सीगल झंडे के शीर्ष पर घूमता रहा और फिर नीले महासागर की ओर दृष्टि से ओझल हो गया। यह एक नए युग की घोषणा करने वाले एक दूत की तरह था। किसी ने जोर से नहीं कहा, लेकिन हर कोई महसूस कर सकता था। नौसेना अब केवल लड़ने के लिए एक संगठन नहीं थी, बल्कि लोगों की रक्षा करने वाली एक बाढ़ के रूप में फिर से जन्म ले चुकी थी। और कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि इस बदलाव का बीज उस पहली सुबह को चौकी के सामने डर से कांपती प्रिया के चोट के निशान में था। एक घाव जिसने अंततः बेस और फिर पूरी सेना को बदल दिया। किसी की निराशा से शुरू हुआ साहस इस तरह अनगिनत दिलों में फैल गया और एक बड़ी रोशनी बनकर दुनिया को रोशन कर रहा था। समुद्र अभी भी उबड़ खाबड़ लहरें उठा रहा था, लेकिन अब उन लहरों का सामना करने वाले नौसैनिकों की आंखों में अंधेरे का डर नहीं था। वे पहले से ही जानते थे, असली ताकत कभी मुट्ठी से नहीं आती और साहस आदेश से नहीं, बल्कि एक दूसरे पर विश्वास से बढ़ता है। लाल बेरेट पहने नौसैनिक परेड ग्राउंड पर लाइन में खड़े होकर अपने उपकरणों का निरीक्षण करने लगे। जब अंजलि चुपचाप उनके पास से गुजरी, तो सैनिकों ने एक साथ अपना सिर उठाया और उसे एक छोटी लेकिन दृढ़ सलामी दी। अंजलि ने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, अब नौसेना को हिंसा के लिए नहीं, बल्कि साहस के लिए याद किया जाएगा, और वह साहस अंततः सभी की रक्षा करेगा। पूर्वी क्षितिज पर पहली सूरज की किरण उगी। एक चमकदार किरण ने समुद्र को चीर दिया और नौसेना के झंडे को गर्मजोशी से रंग दिया।